दोस्तों, नेपाल में गवर्नमेंट को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहां पर जनरेशन जेड भड़की हुई है और वहां का संसद भवन तक जला दिया है। क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला और वहां पर ना तो रोड ढंग की है, ना शिक्षा ढंग की है और कोई भी सुविधा सही से नहीं दी जा रही है और लोग एक तरीके से भूखे मर रहे हैं। गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। और अगर शिक्षा की बात करें तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन नेपाल के जो निम्न दर्ज के लोग हैं उन्हें अच्छे से शिक्षा भी नहीं मिल रही और ना ही उन्हें अच्छे से सुविधा मिल रही है, ना ही उन्हें अच्छे से स्कूल दिए जा रहे हैं। और जब ये बात लोगों को पता चली तो वहां पर इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करने लगे लोग। तो वहां पर नेपाल की सरकार ने क्या किया कि 32 ऐप बैन कर दिए ताकि ये खबर और ज्यादा ना फैले। और उन 32 ऐप में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत सारे ऐप थे जहां पर वीडियो शेयर हो सकती थी, सारे के सारे बैन कर दिए ताकि ये चीज और ज्यादा ना फैले। तो जनरेशन जेड का और ज्यादा गुस्सा भड़का और लोग रोड पर उतर आए और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे सरकार के खिलाफ और वहां पर पार्लियामेंट भी जला दिया गया। और तो और वहां पर जो न्यूज चैनल था उसके भी सिस्टम जला दिए गए, पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी गई क्योंकि वो सरकार को ही अच्छा बता रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये थोड़ा सिमिलर सा लगता है क्योंकि हमारे इंडिया में भी यही चीजें तो हो रही हैं। शिक्षा सही नहीं मिल रही है और ना ही कोई ऐसी सुविधा मिल रही है जिससे एक आम इंसान को थोड़ी राहत हो सके, क्योंकि यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट ठीक से जॉब दे पा रही है और एसएससी का तो हाल ही मत पूछो क्योंकि इतना ज्यादा बुरा हाल है। अभी एक नोटिस आया है उसमें बताया गया है कि लोग आपस में भी जो पेपर की आंसर शीट होती है उसे भी शेयर नहीं कर सकते। और रोड का तो आप हाल देख रहे होंगे कि ऐसी भारत में कोई भी रोड नहीं है जहां पर गड्ढे ना हो। ऐसा ही हाल वहां पर नेपाल में हो रहा था, लेकिन वहां की जनरेशन ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और लोग बहुत ज्यादा भड़क गए। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट रोड तक उतरा और ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले ये स्टूडेंट तक था क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे जो जनरेशन जेड है वो पूरी की पूरी उमड़ कर आई और चारों तरफ से लोग आए, हर एक स्टेट से, हर एक शहर से लोग आए और पार्लियामेंट भी जला दिया। और वहां पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया कि लोग संभालने में नहीं आ रहे थे। तो सरकार ने लास्ट टाइम पर एक चारा सोचा कि उन पर गोलियां चलवा दी। हाँ, सरकार ने गोलियां चलवा दी और 16 लोगों की जान चली गई और कम से कम 40 से 50 लोग घायल हो गए। जिन लोगों को गोलियां लगी थी, कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट ही मर गए थे, लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल ले जाते मर गए। और जो लोग घायल थे उनमें से एक लड़का जिसके सीने पर गोली लगी थी वो हॉस्पिटल से 2 से 3 दिन में ही वापस आता है और प्रोटेस्ट में दोबारा भाग लेता है और लोगों को समझाता है कि ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा चलेगा। एक बार आप वीडियो देखिए। सबैलाई जय नेपाल। आज म बोल्छु, नेताले सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I get this. मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? शुरू में तो ये प्रोटेस्ट थोड़ा कम था और लोगों को भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जब लोगों को चीजें पता लगने चली, उनके राज खुलने लगे, गवर्नमेंट जो थी उनके राज खुलने लगे और पैसा जो बाहर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा जा रहा है, वो सारी चीजें लोगों को पता चली तो लोगों का और भी ज्यादा गुस्सा भड़का। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने गोली तक चलवाई और 16 लोगों की मौत तक हो गई तो लोगों का गुस्सा पीक पॉइंट तक चला गया और उन्होंने पार्लियामेंट में भी आग लगा दी और जो वहां का न्यूज चैनल था उसमें भी आग लगा दी और वहां पर पूरे देश में तोड़फोड़ मचा कर रख दी, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट ही सही नहीं है तो लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप खुद बताओ, क्योंकि गवर्नमेंट ही जब कुछ नहीं कर रही है। ऐसा ही हाल हमारी सरकार का है, हमारी गवर्नमेंट का है, हमारे इंडिया का भी है।
क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में इतनी सारी तबाही आ चुकी है और इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो बाहर का दौरा करने में लगे हुए हैं। वहां पर जाकर एक भी बार भी उन्होंने नहीं देखा, और तो और उनकी जबान से दो शब्द तक नहीं निकले कि मैं कुछ बोल भी दूं उस बारे में। अभी मनीषा के केस हुआ था और बहुत सारी चीजें हुई और दिल्ली में इतनी सारी झुग्गियां गिरा दी गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का ध्यान रख सके और हर एक व्यक्ति को देख सके कि इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन पंजाब में इतनी सारी तबाही आ चुकी और इतने सारे गांव तबाह हो गए, लेकिन वो बोले तक नहीं। तो इसको आप क्या कहेंगे, मुझे ये बताओ। हमारे भारत में ऐसी कोई रोड नहीं है जिसके अंदर गड्ढे ना हो, और एम्प्लॉयमेंट की तो आप बात ही मत करो, और शिक्षा की तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट 5000 स्कूल बंद करने वाली है। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो 5वीं तक स्कूल होते हैं, छोटे स्कूल जो होते हैं, उन्हें वो बंद करने वाली है। आप सोचिए कि जब छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, तो एक गरीब इंसान का बच्चा कहां पर पढ़ने जाएगा? जो बेचारा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, वो कैसे और कहां पर अपने बच्चे को भेजेगा, मुझे आप ये बताओ। लेकिन यूपी में ही, सिर्फ यूपी में ही 5000 स्कूल बंद होने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ यूपी में ही नहीं है, राजस्थान में भी 1000 स्कूल बंद किए गए हैं, और पूरे भारत में कम से कम 60,000 स्कूल से ज्यादा ये बंद किए जाएंगे, और कम से कम 46,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं, और जो बाकी बचे हैं वो भी बंद होने वाले हैं। आप सोचिए, एक छोटा बच्चा जो 2nd, 3rd, 4th क्लास में है, वो 2 से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जा पाएगा? आप खुद सोचिए कि वो कैसे जा पाएगा। एक जनाओं से छोड़ने वाला चाहिए, एक जनाओं से लाने वाला चाहिए, और कौन लाएगा? अगर ऐसे इंसान फ्री होते तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा लेते। अगर उनके पास इतना टाइम होता, एक नॉर्मल इंसान जो गरीब इंसान होता है, वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए ही इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे टाइम नहीं मिल पाता, तो वो अपने बच्चे को कैसे छोड़ने और लाने जा सकता है, मुझे ये बताओ। और अगर वो चले भी गए तो एक टाइम पर अगर ऐसा हुआ कि छोड़ने या लाने में कोई लेट हो गया और रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मुझे ये बताओ। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 80 से 90% बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, और ये होने वाला है कुछ ही दिनों में। लेकिन नेपाल सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया था कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो चुका था, वहां पर पुल पे पुल गिरे जा रहे थे, रोडों में इतने ज्यादा गड्ढे हो चुके थे, लोगों को इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही थी जो एक नॉर्मल इंसान को मिलने भी चाहिए, ना ही वहां पर शिक्षा मिल रही थी। तो लोग इतनी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, वो जैसे तैसे करके गुजारा चला रहे थे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि उनके खुद के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में एक अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और एक नॉर्मल इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोगों का गुस्सा भड़का और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उनके साथ जब लोगों को पता चला कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे और ये प्रोटेस्ट एक बड़े समूह में तब्दील हो गया, और ये इतना बड़ा हो गया कि सरकार इससे बहुत ज्यादा परेशान आ गई। लोगों ने इतनी ज्यादा आवाज उठाई कि ये छोटा समूह एक बड़े समूह में तब्दील हो गया, और जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने फोर्स भेजी, और फोर्स भेजने के बाद जब वो पब्लिक ना रुकी, तो उसके बाद उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और 16 लोगों की मौत हो गई। जो जनरेशन जेड थे, जो नौजवान थे, वो 16 लोग मारे जा चुके हैं, और कम से कम 40 से 50 लोग अभी भी घायल हैं। और वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री था वो इस्तीफा देकर फॉरेन कंट्री भाग गया। अब वहां पर ना तो कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई संभालने वाला है। लोगों की परिस्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। अब उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो वहां की कंडीशन को संभाल सके। अब तो तभी हो सकता है जब सत्ता में कोई बैठे या कोई पीएम बने और सारी चीजों को अरेंज करके दोबारा सेट कर सके, ये तभी होगा। लेकिन जब तक परिस्थिति खराब है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और जो लोग 16 के 16 मारे गए,
वो तो मारे ही गए, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग घायल हैं उनमें से भी 10 से 12 की कंडीशन ऐसी है कि उनका कुछ भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही कर रही है। हमारी गवर्नमेंट में कुछ भी सही नहीं है, ना तो रोड ढंग की है, ना शिक्षा ढंग की है, और ना ही कोई ऐसी चीज दी जा रही है जिससे एक गरीब का बच्चा पढ़ के एक अच्छी जॉब पा सके या अपनी लाइफ में कुछ कर सके। क्योंकि शिक्षा का क्या हाल है वो आपको भी पता है, और लोगों को और ज्यादा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि टैक्स पे टैक्स, ये इतना ज्यादा टैक्स लगा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स हमसे क्यों वसूला जाता है? इसका कोई रीजन है, कोई कारण है इसका? लेकिन सरकार लेती है और हम भरते हैं, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। देखो, अब नेपाल के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इंडिया की भी बारी आने वाली है।